और इस बीच काबुल से बड़ी खबर आ रही है। काबुल एयरपोर्ट पर जाने वाले और वहां मौजूद अमेरिकियों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। काबुल स्थित अमेरिकी दूतावास में अपने नागरिकों को यह सलाह दी गई है कि वो हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर न आए और जो लोग पहले से वहां मौजूद हैं वो भी एयरपोर्ट छोड़ दें। अमेरिकी दूतावास की वेबसाइट पर यह एडवाइजरी पोस्ट की गई है, लेकिन इस एडवाइजरी के पीछे क्या वजह है ये अब तक साफ नहीं है। काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त भी बड़ी तादाद में अमेरिकी नागरिक मौजूद हैं जो वहां से निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं। पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि अफगानिस्तान से अमेरिकियों को निकालने का मिशन खतरनाक है। बाइडेन ने आईसिस के हमले का खतरा बताया था। हो सकता है इसी के चलते इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई हो, लेकिन अब तक वजह साफ नहीं है। We made clear to the Taliban that any attack on our forces or disruption of our operations at the airport will be met with swift and forceful response. We're also keeping a close watch on any potential terrorist threat at or around the airport. गौरव सावंत मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, ये जो एयरपोर्ट खाली करने की एडवाइजरी जारी की गई है दरअसल आतंकी खतरे के चलते है या फिर ये माने कि अमेरिका फूक फूक कर कदम रख रहा है, वो ये नहीं चाहता कि 31 अगस्त से पहले उसके नागरिक जो वहां एयरपोर्ट पर मौजूद है या फिर अफगानिस्तान में कहीं भी मौजूद है उनको कोई भी नुकसान पहुंचे। नेहा, इस समय एक बड़े आतंकी हमले का खतरा है और इस तरह की एडवाइजरी अमेरिका ने जारी की और अमेरिका के बिल्कुल बाद ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, दोनों देशों ने अमेरिका के साथ साथ अपने नागरिकों को कहा है कि वो हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दूर रहे, भीड़ से दूर रहे, क्योंकि एक बड़े आतंकी हमले का अंदेशा है, खतरा है। ये भी कहा गया है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहे, जब तक बुलाया ना जाए हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ना पहुंचे। और प्रयास यही किया जा रहा है कि 31 अगस्त की जो डेडलाइन है, इस तालिबान ने इस समय डेडलाइन दी है सभी पश्चिमी देशों को कि अपने नागरिकों को जिनको भी निकालना है वो 31 अगस्त तक निकाल लें, उसके बाद इजाजत नहीं दी जाएगी। तो इसको देखते तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। हालांकि G7 के देशों ने तालिबान से कहा है कि 31 अगस्त की डेडलाइन को बढ़ाने की आवश्यकता है। इतने ज्यादा लोग हैं कि उन्हें 31 अगस्त की डेडलाइन तक नहीं निकाला जा सकता। लेकिन इस बीच इस आतंकी हमले के खतरे के चलते ये एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों ने अपने नागरिकों, इन देशों ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो बिल्कुल ना जाए अफगानिस्तान जब तक बहुत जरूरी ना हो। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अफगानिस्तान का ताजा सूरत हाल क्या है, 31 अगस्त की डेडलाइन को लेकर वहां क्या चल रहा है, पंजशीर के मोर्चे पर क्या गतिविधि है, ये खबरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी बात करेंगे तालिबान पर आज दिल्ली में होने वाली बड़ी बैठक की, क्योंकि आज मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है जहां सभी पार्टियों को अफगानिस्तान के हालात से रूबरू कराया जाएगा। अफगानिस्तान को लेकर क्या रहेगा भारत का रुख? तालिबान को लेकर क्या रहेगी हिंदुस्तान की रणनीति? सवाल महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार का है। सवाल अफगानिस्तान के साथ हिंदुस्तान के पुराने रिश्तों का है। सवाल आतंकवाद का है। सवाल अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों का है। सवाल अफगानिस्तान में भारत के निवेश का है। अफगानिस्तान में लगातार बदल रहे समीकरण को लेकर हिंदुस्तान वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन आगे की भारत की रणनीति क्या रहेगी, इस पर भारत सरकार लगातार मंथन कर रही है, जिसे लेकर आज बड़ी बैठक होने वाली है। मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें अफगानिस्तान को लेकर मंथन होगा। ये बैठक आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें अफगानिस्तान से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत सरकार सभी दलों को ब्रीफ करेगी। मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी दलों को ताज़ा हालात से रूबरू कराएंगे। इसके अलावा वो काबुल से भारतीयों को वापस लाने की कोशिशों पर भी बात करेंगे।
अफगानिस्तान में घटनाक्रम के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया है कि संसद में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को पूरी जानकारी दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय से राजनीतिक दलों के फ्लोर नेताओं को ब्रीफ करने को कहा है। पीएम पहले ही कह चुके हैं कि आतंकवाद के साथ किसी भी तरह का हिंदुस्तान कोई समझौता नहीं करेगा। सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। यूएन की बैठक में भी भारत के विदेश मंत्री अपना रुख साफ कर चुके हैं, जहां जयशंकर ने साफ कहा था कि तालिबान के आतंक को भारत कभी समर्थन नहीं देगा। वहीं जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन की रणनीति पर भी सवाल खड़े किए थे, जो लगातार तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। We must never compromise with this evil. The international community holds a collective view that terrorism in all its forms and manifestations must be condemned. There cannot be any exception or any justification for any act of terrorism, regardless of motivations behind such acts. To combat terrorism, terrorists are constantly finding newer ways of motivating, resourcing, and executing acts of terror. Unfortunately, there are also some countries who seek to undermine or subvert our collective resolve to fight terrorism. That cannot be allowed to pass. मुद्दा देश के विदेश नीति का है, मुद्दा आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, मुद्दा अफगानिस्तान के साथ संबंधों का है। ऐसे में सरकार विपक्ष की राय लेने के बाद आगे की रणनीति तैयार करना चाहती है। आज तक ब्यूरो। और इस बीच चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत का तालिबान को लेकर अहम बयान सामने आया है। दरअसल जनरल बिपिन रावत के मुताबिक अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का अंदेशा था, लेकिन अंदाजे से काफी पहले तालिबान काबुल में घुस गया। सीरियस ने यह भी कहा कि ये 20 साल पहले वाला ही तालिबान है, सिर्फ पार्टनर बदला है। So as from the Indian perspective, we were anticipating a Taliban takeover of Afghanistan. We were concerned about how the terrorist activity from Afghanistan could overflow into India. And so to that extent, our contingency planning had been ongoing and we are prepared for that. Yes, the timelines have certainly surprised us because we were anticipating this thing happening maybe a couple of months down the line, but it is pretty much the same. It is the same Taliban that was there 20 years ago. The news reports and reports from the expats who have come from there are all telling us the kind of activities that Taliban is into. All that has happened is that the partners have now changed. It's the same Taliban with different partners. वहीं तालिबान के डर से लोगों के अफगानिस्तान छोड़ने का सिलसिला जारी है। अब तक ऐसे लोगों का जमावड़ा काबुल एयरपोर्ट पर हो रहा था, लेकिन आज एक नई तस्वीर दरअसल सामने आई है। स्पिन बोल्डक बॉर्डर पर बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। ये तस्वीर अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक बॉर्डर की है। हजारों अफगानियों का हुजूम स्पिन बोल्डक सीमा पर इकट्ठा है। सब के सब तालिबान से आजादी चाहते हैं। ये सारे लोग अपना मुल्क छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली है। तालिबान का खौफ देखिए। ये लोग अपना घर बार रोजी रोटी कमाई छोड़कर एक ऐसे देश में पनाह लेने को तैयार हैं जो खुद आतंकवाद का गढ़ है और तालिबान का दोस्त भी है। काबुल एयरपोर्ट की परेशान करने वाली तस्वीरें तो आप लगातार देख ही रहे हैं, लेकिन स्पिन बोल्डक का मंजर और भी चिंता में डालने वाला है। यहाँ अफगानिस्तान विदेश मंत्रालय का कोई दफ्तर नहीं है, लिहाजा ये लोग पाकिस्तान कैसे जाएंगे, ये सवालों में है। अब पंजशीर घाटी की ये ताजा तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर तालिबान को डरा देगी।
ये एंटी तालिबान फोर्स के लड़ाके हैं जो हर हाल में तालिबान के कब्जे से पंजशीर घाटी को बचाने के लिए तैयार हैं। तालिबान विरोधी ये लड़ाके दिन रात पंजशीर की पहरेदारी कर रहे हैं। पंजशीर घाटी का एक वीडियो नॉर्दर्न अलायंस खुरासान ने ट्वीट किया है। एंटी तालिबान विरोधी फोर्स के साथ यहां अहमद मसूद भी नजर आ रहे हैं। पंजशीर घाटी तालिबान के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है। पंजशीर अफगानिस्तान का एकमात्र इलाका है जहां तालिबान का कब्जा नहीं है। ये अफगानिस्तान का अकेला ऐसा इलाका है जहां कभी कोई विदेशी ताकत कब्जा नहीं जमा पाई। आखिर पंजशीर में ऐसा क्या है जो अब तक खुद को हमलावरों से बचाए हुए है? इन लड़ाकों का जज्बा इस सवाल का जवाब है। आज तक ब्यूरो। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे से बड़े पैमाने पर लोगों के अफगानिस्तान छोड़ने का सिलसिला जारी है। इसमें विदेशी तो हैं ही, अफगानी भी शामिल हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 31 अगस्त को जब नाटो के सैनिक चले जाएंगे तो इस मिशन की सुरक्षा का क्या होगा? तालिबान ने भरोसा दिया कि 31 अगस्त के बाद भी सुरक्षित गलियारा मिलता रहेगा। इकतीस अगस्त के बाद क्या? जब अफगानिस्तान से चले जाएंगे अमेरिकी सैनिक तो उन लोगों की सुरक्षा का क्या होगा जो किसी भी सूरत में अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं? इसकी तस्वीर अब साफ होने लगी है। अमेरिका ने कहा है कि तालिबान ने 31 अगस्त के बाद भी रेस्क्यू के लिए सुरक्षित गलियारा जारी रखने का भरोसा दिया है। Let me be crystal clear about this. There is no deadline on our work to help any remaining American citizens who decide they want to leave to do so, along with the many Afghans who have stood by us over these many years and want to leave and have been unable to do so. That effort will continue every day past August 31st. The Taliban have made public and private commitments to provide and permit safe passage for Americans, for third country nationals, and Afghans at risk going forward past August 31st. यानी अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान छोड़ने की डेडलाइन तो है, लेकिन आम लोगों को बचाने की कोई डेडलाइन नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या तालिबान इस भरोसे पर खरा उतरेगा, क्योंकि वो पहले ही अफगान लोगों के देश छोड़ने पर रोक लगाने की बात कह चुका है, जबकि मानवाधिकार की दुहाई देकर अमेरिका अफगानियों की मदद जारी रखने को तत्पर नजर आता है। Second, with regard to women and other Afghans at risk going forward, I will use every diplomatic, economic, political, and assistance tool at my disposal, working closely with allies and partners who feel very much the same way, to do everything possible to uphold their basic rights. इस बीच 4 दिन बाद अमेरिकी फौज की वापसी को देखते हुए तालिबान ने काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस बात को अमेरिका ने भी स्वीकार किया है। तालिबान एयरपोर्ट के बाहर चेक पॉइंट पर तैनात है, तो अमेरिकी फौज के जाने के बाद एयरपोर्ट ऑपरेट करने का काम टर्की को सौंपने की तैयारी चल रही है। टर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन तब तालिबान ने टर्की की अपील को खारिज कर दिया था। Bununla ilgili müzakereler devam ediyor. Şartlarda anlaşılırsa, bu yönde bir mutabakat sağlanırsa biz bu hizmeti orada vermeye devam edeceğiz. Bu tamamen profesyonel bir hizmet olacak tabii ki, havalimanının işletilmesi. Ama şu anda Afganistan'ın dünyaya açılan kapısının Kabil Havalimanı olduğu dikkate alınırsa bunun ne kadar önemli bir misyon olduğu da zannediyorum kendiliğinden ortaya çıkacaktır. टर्की अफगानिस्तान में नेटो मिशन का हिस्सा रहा है। इसी मिशन के तहत काबुल एयरपोर्ट पर टर्की के करीब 200 सैनिक तैनात हैं। अगर 31 अगस्त के बाद करार के तहत अमेरिका समेत नाटो देशों के सैनिक अफगानिस्तान की सरजमी छोड़ते हैं, तो क्या बगैर सुरक्षा के टर्की काबुल एयरपोर्ट को ऑपरेट करने का काम अपने हाथ में लेगा? इस सवाल पर टर्की में अभी मंथन जारी है। आज तक ब्यूरो। और अब बात मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई। कथित रूप से अपने ऊपर गोली चलवाकर चाचा के खिलाफ हमले का केस दर्ज कराने वाले तबरेज को रायबरेली पुलिस ने कल गिरफ्तार किया। तबरेज करीब 2 महीने से फरार चल रहा था।
करीब 2 महीने तक पुलिस से आंख में चोली खेलने के बाद आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया तबरेज राना। मशहूर शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज को रायबरेली नगर कोतवाली पुलिस और एसओजी ने लखनऊ स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। सारे सबूतों और सर्विलांस का सहारा लेते हुए इनको अभियुक्त बनाया गया और इस संबंध में विवेचक द्वारा कोर्ट से इनके खिलाफ वारंट प्राप्त किया गया, जिसके अनुपालन में आज इनको इनके लखनऊ के घर से गिरफ्तार किया गया। इनको फर्जी मुकदमा निकालने और 307 के में शामिल होने के आरोप है। तबरेज ने 28 जून को रायबरेली में अपनी गाड़ी पर हमले का आरोप लगाया था। तब तबरेज ने फायरिंग के लिए अपने चाचा और उनके घर वालों पर आरोप लगाया था। आरोप लगाया गया था कि लखनऊ जाते समय त्रिपुला के फ्यूल पंप पर इन लोगों ने फायरिंग कराई। मैं आया हुआ था रायबरेली, 2 दिन से मैं यहीं था। तो हमारा कुछ काम था, कुछ प्रॉपर्टी का पुरानी, तो मैं होटल में रुका था। फिर मैंने जब चेकआउट किया आज 12:30-1 बजे के करीब, तो उसके बाद फिर मैं यहीं लोकल में था काम से। फिर आई वॉज अबाउट टू गो लखनऊ, तो मैंने यहाँ ये जो भी पेट्रोल पंप है, मैंने यहाँ गाड़ी रोकी और बस टर्न की कि मैं फ्यूल भरा लूँ। तो जैसी गाड़ी मैंने टर्न की, 2 लोग थे। लेकिन पुलिस ने कथित वारदात के 4 दिन बाद ही खुलासा कर दिया कि ये पूरी घटना प्लांटेड थी और संपत्ति विवाद में तबरेज ने चाचा परिवार को फंसाने के लिए अपने ऊपर फायरिंग कराई थी। पुलिस ने इस मामले में शूटर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन तबरेज फरार चल रहा था। जब उन लोगों से पूछताछ की गई जो कि होटल में इनके साथ दिखे, तो ये बात निकल के आई कि तबरेज इस बात से परेशान था कि इनके चाचाओं द्वारा इस बात को लेकर आपत्ति की जा रही है और हलीम और सुल्तान नाम के 2 व्यक्ति के साथ इसने ये प्लानिंग की कि यदि इस पर हमला हो जाता है तो इसके चाचा लोग बैकआउट कर जाएंगे और साथ ही साथ इसका ये भी प्लान था कि ये तिलोई से विधानसभा चुनाव लड़े, तो इसे मीडिया कवरेज और सरकारी सुरक्षा भी उपलब्ध हो जाएगा। पुलिस सूत्रों की माने तो फरार के दौरान तबरेज ने 9 प्रदेशों में अपना ठिकाना बदला। उसने 13 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर की योजना बनाई थी, लेकिन किसी वजह से वो कोर्ट नहीं पहुंच पाया। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट से वारंट हासिल किया और फिर तबरेज को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी शुरू हुई। आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए तबरेज राना। इस बीच तबरेज राना के कुछ वीडियो रायबरेली पुलिस को मिले हैं। वीडियो में तबरेज फार्म हाउस में फायरिंग करता नजर आ रहा है। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो तबरेज ने रायबरेली के अपने फार्म हाउस पर फायरिंग करवाने से पहले बनवाया था। रायबरेली से शैलेंद्र प्रताप सिंह के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। यूपी में चुनावी मौसम है, ऐसे में हर मुद्दे पर सियासत तेज हो जाती है। यूपी में शहरों और जगहों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है, जिसमें अब उन्नाव के मियागंज का नाम शामिल हो गया है, जिसे मायागंज करने की तैयारी तेज हो गई। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। अरे ये हिंदुस्तान है, यहाँ नाम में सियासत रखी है, नाम में वोट बैंक रखा है, नाम में धर्म रखा है, नाम में जाति रखी है, अस्मिता रखी है, पहचान रखी है। और जब मौसम चुनावी हो तो ये नाम बड़े काम का हो जाता है। अब बारी उन्नाव के मियागंज की है, जो अब मायागंज होने जा रहा है। उन्नाव की ग्राम पंचायत का नाम बदलने की सिफारिश कर दी गई है। उन्नाव के मियागंज का नाम बदलकर मायागंज रखने की तैयारी है। उन्नाव के डीएम ने इसे लेकर सरकार को एक चिट्ठी भी लिख दी है। ग्राम पंचायत मियागंज द्वारा ग्राम पंचायत मियागंज का नाम बदलकर मायागंज किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्ताव खंड विकास अधिकारी और उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव शासन को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया। योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में विधानसभा चुनाव की जनसभा के दौरान मियागंज को मायागंज रखने का वादा किया था। मुगल शासनकाल में भूपति खेड़ा से नाम बदलकर मियागंज रखा गया था। जब जगहों के नाम ही बदले जा रहे हैं तो फरमाइशों का दौर भी जारी है। अब मिर्जापुर का नाम बदलकर विंध्याचल रखने की भी एक मांग आई है। मिर्जापुर जिला है, इसका नाम बदल करके विंध्याचल नगर या विंध्याचल धाम करने की सिफारिश हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन
देने के लिए आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये पहुंचे और इस पे उचित कार्रवाई करें और बदलकर विंध्याचल नगर करने की कृपा करें। अलीगढ़ को हरीगढ़ बनाने की तैयारी है। मैनपुरी और फिरोजाबाद की पंचायतों का नाम भी बदलने की सिफारिश भेजी जा चुकी है। वहीं इस मामले में योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मंचों से जगहों के नाम बदलने की वकालत करते आए हैं। हम इस शहर का नाम भी प्रयागराज करने का कार्य करेंगे और प्रयागराज के नाम पर यद्यपि हम लोग पहले ही मेला प्राधिकरण का गठन कर चुके हैं, आने वाले समय में हमने ये कार्यक्रम इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। सीएम बनने के बाद सबसे पहले मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रखा गया था। बाद में मुगल सराय तहसील का नाम भी बदल दिया गया था। इसके अलावा इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। देश और दुनिया में इस जनपद की पहचान अयोध्या के नाम पर होती है, तो इसलिए उसकी पुरानी पहचान को दिया गया है। यहाँ का विकास किया जा रहा है। ये सब अयोध्या की वास्तविक पहचान को पुनर्स्थापित करने की दिशा में उठाए जा रहे कदम। अलीगढ़ को हरीगढ़ कहो या इलाहाबाद को प्रयागराज, नाम बदल जाने से हालात भले ही न बदले, सूरत भले ही न बदले, बस बदलते हैं तो साइन बोर्ड, चमकती है तो सियासत, जिसे हर पार्टी अपने वोट बैंक के हिसाब से तय करती है। सरकारें आती हैं और अपने हिसाब से नाम तय कर जाती हैं। विशाल सिंह चौहान, उन्नाव, आज तक।